क्लास 12 के बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बायोलॉजी का क्लास हम आज ले रहे हैं आपका। बायोलॉजी में हमने इसके पहले जैव विकास एक चैप्टर शुरू किया था और बताया था कि ये जो टॉपिक है ये परीक्षा के ख्याल से बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है 12 में जिसमें इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछे गए हैं। जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसके पहले जो क्लास चला है इसमें बहुत सारी बात आपको बताई गई। आदि वायुमंडल क्या था, आदि समुद्र क्या थे, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, इन सब बातों को पढ़ना था हमें। इसमें छोटे छोटे जीवों से बड़े बड़े जीवों का आगमन हुआ है। ये सब कहानी कोई 1-2 साल पुरानी नहीं है, करोड़ों बरस पहले की बात है। ये करोड़ों बरस पहले की बात को हम आज आपके सामने पेश करेंगे, बताएंगे कि क्या था। जिसमें इसके पहले एक क्लास था, एक क्लास आज चलेगा और एक क्लास लास्ट में चलेगा। 3 क्लास में आपका ये चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं बता दूंगा। फिर भी आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत है। किताब पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज और विकास करेगा, आप और ज़्यादा जानेंगे। तो इसके पहले हमने डार्विन पर भी विचार किया था कि डार्विन अंग्रेज़ वैज्ञानिक था और पृथ्वी की सैर पे वो निकला था 1856 या कुछ ऐसे है ईस्वी सन। उसमें वो विश्व के भ्रमण पे निकला था और उसी ने जैव विकास के विषय में एक आश्चर्यजनक बात दुनिया के सामने रखा। डार्विन जिस जहाज़ से, पानी के जहाज़ से सैर करने निकले थे उसका नाम था HMS बीगल। और कई जगह पर, कई द्वीपों पर, अंटार्कटिका पर भी गए, वहाँ के जीव जंतु को भी देखा। तो बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बड़ी बारीकी से अध्ययन करने के बाद उसने जैव विकास संबंधी जो सिद्धांत दिए उस सिद्धांत को कहा जाता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विनिज्म बोला जाता है। इसमें हमने 5-6 टॉपिक का चर्चा किया था कि उन्होंने क्या बोला था, कैसे बोला था। बहुत टॉपिक थे उसमें, जैसे उसमें टॉपिक था प्रजनन की प्रचुर क्षमता, अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की जीत। यानी 4 पॉइंट हम आपको बता देते हैं फिर से दोबारा। उसके अन्य बातों को छोड़ दीजिए, 4 पॉइंट को याद रखिए। वो 4 पॉइंट को क्लियर करते हैं। उस दिन भी क्लियर किए थे, आज भी क्लियर कर रहे हैं। फिर आपको लेमार्क का सिद्धांत बताएंगे और ह्यूगो डी व्रीज का सिद्धांत बताएंगे। आज यही 3 को बताएंगे और अगले दिन इधर के बात को बताएंगे, जैव विकास के प्रमाण। ये अगले दिन का टॉपिक होगा, यानी एक दिन और क्लास चलेगी तो जैव विकास संबंधी जो पढ़ाई है वो समाप्त हो जाएगी। तो डार्विन वह पहला वैज्ञानिक था जिसने दुनिया को ये आश्चर्यजनक बात बताया कि जीव जंतुओं का विकास हुआ है, सरलतम जीवों से जटिल जीव जंतुओं का जन्म हुआ है। सरलतम जीव कहते हैं जो एक सेल वाले हैं, एक कोशिका वाले हैं, उनमें कोई सिस्टम नहीं है, कोई अंग नहीं है, वो केवल एक कोशिका है, एक सेल है और उस सेल के अंदर जीवन की सभी क्रियाएं होती है। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम वो भी कर रहा है। मतलब हम लोगों में तो बहुत सारे अंग हैं लेकिन उनमें कोई अंग है नहीं। तो सरलतम जीव कहते हैं अमीबा को, प्रोटोजोआ को, पैरामीशियम को, जीवाणु को, बैक्टीरिया को। ये सब जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं यही सरलतम जीव जंतु कहलाते हैं। और इन्हीं में क्रमिक परिवर्तन होता गया। क्रमिक परिवर्तन का मतलब धीरे धीरे इनके शरीर में रूपांतरण होता गया, धीरे धीरे इनके शरीर में परिवर्तन होता गया और इसी से बड़े बड़े जीव जंतु धरती पर आते गए हैं करोड़ों साल में। उसी को हम लोग कहते हैं जैव विकास। तो जैव विकास में 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। सबसे पहला, डार्विन ने कैसे बताया कि जैव विकास हुआ है।
तो डार्विन ने बताया, उसके 4 पॉइंट हैं, ऐसे तो किताब में 5-6 पॉइंट है, हम आपको 4 पॉइंट की चर्चा करते हैं कि डार्विन ने कहा कि सभी जीव जंतुओं में प्रजनन की प्रचुर क्षमता होती है। मतलब इनॉर्मस प्रोडक्टिव पोटेंसी। इनॉर्मस का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है। रिप्रोडक्टिव का मतलब प्रजनन, अब पोटेंसी मतलब क्षमता। जितने भी जीव जंतु हैं अपने जीवन काल में असंख्य बच्चे पैदा कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चे पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक मेढकी, फीमेल मेढक एक बार में 2500 से 3000 अंडे पानी में देती है। तो एक मेढकी अगर 2500 से 3000 अंडे पानी में देगी और ऐसे ऐसे बहुत सारे मेढकी होंगे दुनिया में और उसके सभी बच्चे जीवित रह जाएंगे, यानी कोई मरेगा नहीं, एक एक मेढकी 3-3 हज़ार बच्चा देगा, तो एक दिन दुनिया में क्या होगा, हर कदम कदम पर मेढक ही नज़र आएगा। ऐसा होता तो नहीं है। मेढकी की प्रजनन क्षमता ज़्यादा है, लेकिन उसके बच्चे जो सरवाइव करते हैं, जो जीवित रहते हैं, वहाँ जाते जाते उनकी संख्या सीमित हो जाती है, लिमिट हो जाता है। बच्चे 1000 दे देंगे, लेकिन बच्चे सियान होते होते बहुत कम संख्या में बचेंगे, क्योंकि असुरक्षित वातावरण में उनका अंडा होता है, पानी में है। पानी में तरह तरह के जीव जंतु हैं, वो उनके अंडे को खा जाते हैं, उनसे बच्चे को जन्म होने नहीं देते हैं। इस तरह से पृथ्वी पर मेढक की संख्या क्या है, लिमिट में है, निश्चित है, वो असीमित नहीं हो रहा है। इसी को कहा था डार्विन ने कि प्रजनन की प्रचुर क्षमता है। जीव जंतु में बहुत बड़ी क्षमता है कि वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व का मतलब होता है अपने जीवन को बचाए रखने के लिए हमें तरह तरह के संघर्ष करने पड़ते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल मतलब दूसरे से कंपटीशन करना पड़ता है। इसी को हम लोग कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व माने जीवित रहने के लिए हमें कुछ विशेष करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है, उससे अब दूसरा पॉइंट है अस्तित्व के लिए संघर्ष। पहला पॉइंट है प्रजनन की प्रचुर क्षमता। ये डार्विन के सिद्धांत में आते हैं। तो अस्तित्व के लिए संघर्ष क्या है, इसको ज़रा बारीकी से समझिए। जब प्रजनन की प्रचुर क्षमता है और असंख्य बच्चे पैदा करेंगे, तो क्या वो असंख्य बच्चे सब जीवित रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। उनके बच्चों में आपस में संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, रहने के लिए, खाने के लिए तरह तरह के संघर्ष होते हैं जीवन में। अब उनको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हम लोग मानव समुदाय हैं, सरकार की नौकरी लेने के लिए कंपटीशन देना पड़ता है, प्रतियोगिता देनी पड़ती है, अपने मेरिट को आगे निकालना पड़ता है, घर पे मेहनत करना पड़ता है। तो ये एक तरह का संघर्ष है, अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए एक संघर्ष है। इसी तरह का संघर्ष, इसी तरह की बात जीव जंतुओं के बीच भी होती है। मान लीजिए शाकाहारी जंतु करोड़ों की संख्या में अगर हो जाएगा, तो जहाँ पे रहेगा वहाँ की वनस्पतियाँ तो खा ही जाएगा, समाप्त हो जाएंगी वनस्पति, फिर वो क्या खाएगा? इस तरह के सवाल आते हैं। तो संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष में जो बातें सामने आती है, इस संघर्ष में बहुत सारे जीव मर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। कुछ खास प्रकार के जीव जंतु जिनमें ये मुकाबला करने की क्षमता होती है, अस्तित्व के लिए लड़ने की हिम्मत होती है, वो किसी तरह जीवित रह जाते हैं और वही आगे प्रजनन करके अपने जैसा उत्तम क्वालिटी के जीव जंतु को जन्म देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। डार्विन ने कहा कि प्रकृति उनको चुन लेती है जो अच्छे गुणों वाले हैं, और प्रकृति उनको छोड़ देती है जिनमें अच्छे गुण नहीं होते। अब अस्तित्व के लिए जो संघर्ष है वो भी 3 तरह का होता है। एक होता है समान जाति में, एक होता है अलग अलग जाति में, और एक होता है प्रकृति से संघर्ष। अब हम तीनों के बारे में बताते हैं।
समान जाति में संघर्ष कैसे होता है। जैसे आप देखते होंगे कुत्ते को कि अगर वो किसी मरे हुए जानवर को नोच के खा रहा है और उस जगह कोई दूसरा कुत्ता आता है तो उस पर वो झपट पड़ता है, तो ये जो है ये कुत्ते का कुत्ते के साथ संघर्ष है, इस समान जाति के बीच संघर्ष है। मनुष्य का मनुष्य से संघर्ष होता है। आए दिन भूमि संबंधी विवाद होते हैं, लोगों का मर्डर हो जाता है, धन संपत्ति को बचाने के लिए बढ़ाने के लिए तरह तरह के संघर्ष होते हैं। जब एक जाति के बीच संघर्ष होता है तो उसको हम लोग कहते हैं समान जाति का संघर्ष या अंतर जातीय संघर्ष। कभी कभी एक जाति का दूसरे जाति से संघर्ष भी होता है। दूसरे जाति के संघर्ष का भी उदाहरण है दुनिया में कि जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, शेर, चीता, लायन, ये सब, टाइगर, बाघ जो है, ये अन्य जानवरों को खाते हैं जो उसकी जाति के नहीं होते हैं, उसकी बिरादरी के नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष हुआ है ना। अलग अलग जातियों के बीच ये संघर्ष होता है। हमारे दुश्मन होते हैं, मनुष्य के भी दुश्मन होते हैं, अन्य जानवरों के भी दुश्मन होते हैं। वो दुश्मन जो होते हैं उनके जीवन को समाप्त कर देते हैं, उनके लाइफ को नष्ट कर देते हैं। ये हुआ अलग अलग जातियों के बीच संघर्ष। और तीसरा है प्रकृति के साथ संघर्ष, नेचर। नेचर वही कम संघर्ष नहीं कराती है हमें क्या, तमाम जीव जंतुओं को। जब एक बार बाढ़ आ जाती है, कितने पेड़ पौधे सूख जाते हैं, कितने जानवर मर जाते हैं, कितने सूक्ष्म जीव जंतु जो हैं धरती पे वो नष्ट हो जाते हैं। कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं अकाल हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं कुछ और हलचल आती है। तो प्रकृति भी हमें तरह तरह का तकलीफ़ देता है, जीव जंतुओं को तकलीफ़ देता है। और उस तकलीफ़ में जो मर गए, जो समाप्त हो गए, वो तो समाप्त हो गए, जो बच गया वो आगे अपना जीवन काल को पूरा करता है। तो इसको कहते हैं प्रकृति से संघर्ष। नेचर से भी संघर्ष है, अपनी जाति के साथ भी संघर्ष है, गैर जातियों के साथ भी हमारा संघर्ष है। हम कोई बाग बगीचा लगा दिए, कोई फसल कर दिए, लगाए, उसको हिरन या और भी जानवर हमारे द्वारा लगाए गए फसल को नष्ट कर दिया, तो ये हमारा गैर जाति के साथ संघर्ष हो गया, है ना। तो तरह तरह के संघर्ष होते हैं। ये सब संघर्ष का मूल कारण है अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं अस्तित्व के लिए संघर्ष। अब इस अस्तित्व के लिए जो संघर्ष होता है उसमें तीसरा पॉइंट आता है योग्यतम की जीत। योग्यतम को अंग्रेजी में कहते हैं फिटेस्ट। हर मामले में फिट है, हर तरह का मुकाबला वो कर लेता है, हर तरह के संघर्ष में वो विजयी हो जाता है। ऐसे को ही कहा गया योग्यतम की जीत। मतलब जो प्राणी योग्य हैं, हर तरीके से काबिल हैं, हर मुकाबला करने में सक्षम है, हर तरह का संघर्ष कर सकता है, ऐसे जीव जंतु को प्रकृति चुन लेती है। इसी को हम लोग योग्यतम की जीत कहते हैं या उसी को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहा जाता है। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यही हुआ। अब चूँकि प्रकृति ने अच्छे जीवों का चयन कर लिया, तो अब ये पृथ्वी पर अच्छे जीव ही कायम रहेंगे। और अच्छे जीव जब प्रजनन करेंगे तो फिर अच्छे जीवों का जेनरेशन आगे चलेगा, फिर अच्छे ही जीव आगे दुनिया में आते रहेंगे और वही जीवित रहेंगे और वही आगे अपने संतान को पैदा करेंगे। इस तरह से प्रकृति चयन द्वारा, संघर्ष द्वारा, योग्यतम की जीत के द्वारा नई नई जातियां पृथ्वी पर आती गई। इसी को हम लोग डार्विन का सिद्धांत या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कहते हैं। किताब कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज, और दो चीज़ें हैं, ज़रा इन दोनों पर आप लोग ध्यान दीजिए। एक है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज यानी जातियों की उत्पत्ति,
और एक किताब है ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति। एक है जातियों की उत्पत्ति और एक है जीवन की उत्पत्ति। जातियों की उत्पत्ति का मतलब हो गया पृथ्वी पर जो आज तरह तरह के जीव जंतुओं की जातियां हैं, तरह तरह के जाति हैं, कुत्ते की जाति है, बाघ की जाति है, भालू की जाति है, बंदर की जाति है, मनुष्य की जाति है और पता नहीं कितने प्रकार की जातियां हैं पृथ्वी पर। तो ये नई नई जातियां कैसे आई, इसी को हम कहते हैं जातियों की उत्पत्ति, यानी नई नई जातियां कैसे बनी। तो ये तो डार्विन ने समझाया बताया अपने सिद्धांत के द्वारा कि इस तरह से प्रकृति चयन द्वारा नई नई जातियां धरती पर आती गई और कुछ विलुप्त भी हो गई, आगे विलुप्त भी होगी, फिर आगे भी नई नई जातियाँ आएगी। हम हो या नहीं हो, हम लोग रहें या नहीं रहें, लेकिन पृथ्वी पर जीवन हमेशा कायम रहेगा, जीव जंतु आते रहेंगे, समाप्त होते रहेंगे। यही कहलाता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। लेकिन डार्विन का जो एबनॉर्मलिटी है, उसके सिद्धांत में जो दोष हैं, वो दोष ये है कि आखिर नई जातियों की उत्पत्ति किस आधार पे हुआ, इसके बारे में डार्विन ने कोई व्याख्या नहीं कर पाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि नई नई जातियाँ किस तरह उत्पन्न होती है, किस तरह से आती है। उन्होंने तो प्रकृति चयन कह करके अपने बात को समाप्त कर दिया कि नेचर सेलेक्ट करती है, लेकिन ये उसका मूल कारण नहीं है। इसका मूल कारण है उत्परिवर्तन, जो हम तीसरे पॉइंट में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तन क्या होता है ये बाद में बताया जाएगा। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को समझ लेने के बाद अब आइए एक दूसरा वैज्ञानिक है जिसका नाम है लेमार्क। यहाँ पर हमने नाम लिखना भूल गया, लेकिन आप समझ लीजिए लेमार्क वैज्ञानिक था। ये लेमार्क के सिद्धांत को लेमार्कवाद कहा जाता है। ये भी वैज्ञानिक थे। इन्होंने भी विकास के बारे में बताया कि जीव जंतुओं का विकास कैसे हुआ है। उनके सिद्धांत को अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, समझिए, अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नियम। उपार्जित लक्षण हमारा क्या है, उसकी वंशागति, जो कैरेक्टर या जो गुण हमने अपने आप में ले आया, ये गुण अगर हमारे बच्चों में जाते हैं तो इसी को कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नियम। यानी इनके सिद्धांत को हम कहेंगे अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग या उपार्जित लक्षणों की वंशागति के नियम। लेमार्क ने एक किताब लिखी थी फिलॉसफिक जूलॉजिक, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है। फिलॉसफिक जूलॉजिक किताब में उन्होंने अपने सिद्धांत को बड़े विस्तार में समझाया था। तो ये किताब का नाम भी आपको याद रखना है, फिलॉसफिक जूलॉजिक। अब हम जरा उनके सिद्धांत को बताते हैं कि उनके सिद्धांत में क्या खास बात थी, ये डार्विन से किस तरह से मेल नहीं खाता है। तो सुनिए इसके बारे में। उपार्जित लक्षणों की वंशागति क्या है, आपको एक उदाहरण देते हैं, उस उदाहरण से आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ऐसे बहुत तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। तो ज़रा उपार्जित लक्षण या लेमार्क के नियम को समझे आप। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, उस उदाहरण को आप बारीकी से समझे। लंबी गर्दन वाला जो जीव जंतु है उसका नाम है, जीव जो है उसका नाम है जिराफ। आपने देखा होगा पिक्चर में, फ़ोटो में, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। लेमार्क ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए जिराफ का उदाहरण दिया। लेमार्क का कहना था कि जिराफ जब धरती पर आए थे तब उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, उसकी गर्दन थी छोटी। और जब जंगल में घास की कमी हो गई, यानी उनका भोजन का अभाव हो गया, तो जिराफ जानवर ने अपने गर्दन को धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाने का प्रयास किया और तने की पत्तियों को, बड़े बड़े वृक्षों के पत्तों को खाने का अभ्यास करने लगा। वो प्रयास करने लगा कि नीचे तो कोई घास अब है नहीं बचा हुआ, तो क्यों ना गर्दन को बढ़ा बढ़ा के तैयार करके हम ऊपर की पत्तियों को खा के अपने जीवन को बचा लें। तो इस तरह से उसने अपने गर्दन वाले अंग का जो प्रयास किया बढ़ाने का, उसी को हम लोग कहते हैं
उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो प्रयास करने से उसके गर्दन में थोड़ा परिवर्तन आया। कई वर्षों तक गर्दन को उचकाता रहा, बढ़ाने का प्रयास करता रहा और बढ़ाने का प्रयास करते करते एक दिन उसकी गर्दन अचानक बड़ी हो गई लंबे समय के बाद। और जब वो प्रजनन किया तो उसके बच्चों की गर्दन भी हमेशा के लिए लंबी हुई और उसके बच्चे भी लंबे लंबे गर्दन वाले जन्म लिए। इसी को हम लोग कहते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यानी एक छोटे गर्दन वाले जिराफ से एक बड़े गर्दन वाले जिराफ की जो उत्पत्ति हुई, उसी को हम लोग कहते हैं अंगों का उपयोग या अनुपयोग। हम लोग भी देखते हैं कि हम अपने जिस अंग का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वह अंग हमारा ज़्यादा विकसित होता है। ये कुछ हद तक प्रैक्टिकली भी है, लेकिन इस बात की वंशागति हो जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं। अब मान लिया कि हम एक टीचर हैं और हमने अपने जीवन काल में पढ़ा है, अध्ययन किया है और आज हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे बच्चे भी जन्म लेते टीचर बन जाएंगे। ये गुण उनमें नहीं जाएगा। उस गुण को प्राप्त करने के लिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। लोहार घन चलाता है, बड़ा बड़ा हथौड़ा से पीटता है, तो उसकी मांसपेशियां जो होती है वो विकसित हो जाती है, यानी बाजुएं फुली फुली हो जाती है और उसमें बहुत स्ट्रेंथ होता है। तो वो ये गुण अपने जीवन काल में वो लाया, अपने हाथ का बाजू का इस्तेमाल करके ये उसने अपने बाजू को मजबूत तो बना लिया, लेकिन लोहार के जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी बाजुएं भी उतनी ही सख्त और मजबूत होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से लेमार्क का जो सिद्धांत था उस पर अगर विचार करेंगे हम, तो ये सिद्धांत बहुत हद तक विकासवाद के सिद्धांत को प्रमाणित करने में सक्षम नहीं है। ये बातें उपार्जित। अब एक ये भी सवाल होता है कि जंगल में अगर घास की कमी हो गई तो खाली लेमार्के का गर्दन काहे बड़ा हो गया, और शाकाहारी जानवर भी तो थे, उनका गर्दन क्यों नहीं बड़ा हुआ। तो जब हम इन सब बातों पर विचार करेंगे तो लगेगा कि लेमार्क का सिद्धांत भी गलत है, डार्विन का सिद्धांत भी गलत है। इस तरीक़ा से जैव विकास, ये दोनों के तरीक़ा से जैव विकास नहीं हुआ है। जैव विकास होने का जो कारण है वो मेन कारण है उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन का मतलब होता है जीन में परिवर्तन। वही जीन जिसे हम आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, हेरिडिटरी पार्टिकल कहते हैं, जब हमारे जीन में चेंज आता है वही परिवर्तन, वही चेंज हमारे बच्चों में जा सकता है। हमारे उपार्जित लक्षण हमारे बच्चों में नहीं जाएंगे। हम एक्सीडेंट कर गए, हमारे पैर कट गए, तो क्या हमारा बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होगा? नहीं होगा ऐसा। तो उपार्जित लक्षण की वंशागति नहीं होती है, या होती है तो बहुत कम रेशियो में होती है, ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत तरह के उदाहरण देते हैं। कुछ लोग कहते हैं एक्टर का बेटा एक्टर होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, पॉलिटिशियन का बाल बच्चे भी पॉलिटिशियन होते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो देखिए, इसका प्रभाव कुछ पड़ता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन पूरा नहीं पड़ता, ये तो सत्य है। जब तक आपके जीन में परिवर्तन नहीं होंगे, जब तक ये जीन की क्वालिटी चेंज नहीं होगी, तब तक वो गुण आपके बच्चों में नहीं आएंगे। यही कहलाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने बताया कि जीव जंतुओं का जो विकास हुआ है ये उनके जीन में चेंज आने से हुआ है। जब उनके जीन में परिवर्तन, विभिन्नताएं, डिसिमिलरिटी जब किसी जीव में बहुत दिन तक जमा होते जाता है, कई पीढ़ियों तक जमा होता है, हमारे अंदर डिफरेंस आया। ये डिफरेंस धीरे धीरे हमारे बच्चों में गए, फिर हमारे बच्चों से उनके बच्चों में चलता गया। ये कई पीढ़ियों तक चलते चलते अचानक सडनली एकाएक जीव के जीन में परिवर्तन आ जाते हैं।
और जब जीव के जीन में परिवर्तन आता है तो उसी परिवर्तन से एक नई जातियाँ, एक नया जाति का जीव जन्म लेता है। तो ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत ही बताता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसे आज सारा संसार मानता है कि जीन में परिवर्तन होने से ही नई नई जातियों की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई है, नई नई जातियां बनी है। ऐसा होने में करोड़ों साल का समय लगा है। लंबे समय अंतराल में ये परिवर्तन थोड़ा थोड़ा होता है। जैसे, और इस तरीका को आप थोड़ा और डिटेल से जानिए, कहा जाता है कि पृथ्वी पर भूकंप रोज़ आते हैं। तो क्या आप रोज़ महसूस करते हैं भूकंप को? नहीं करते, नहीं करते हैं आप भूकंप। महसूस आप तब करते हैं जब भूकंप से बहुत बड़ी त्रासदी हो जाती है, बड़े बड़े मकान उलट जाते हैं, हज़ारों लोग मलबे में दब जाते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि भूकंप आया। तब हमने कहते हैं कि ये बहुत बड़ा त्रासदी आ गई धरती पर। लेकिन विज्ञान कहता है कि छोटे मोटे झटके, कम तीव्रता वाले भूकंप पृथ्वी पर रोज़ 10-12 को आते रहता है, लेकिन उसका असर इतना कम होता है कि हम लोग उसको महसूस नहीं कर सकते, नहीं हमारे अनुभव में आता है। लेकिन जब वही भूकंप बड़ी तीव्रता का आता है, 7 से ऊपर आ जाए, 7.9 आ जाए, 8.1 आ जाए, तब ये भूकंप बहुत ज़ोरदार झटका मारता है और इसमें जन और धन की बहुत बड़ी क्षति होती है। तो हम मानते हैं उसी तरह से ये विकास की बात है। ये बहुत धीरे 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 होता है, ये हमें महसूस नहीं होता है। हम तब तक दुनिया से चले जाते हैं और हम इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं, और कालांतर में लाखों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद, दसों हज़ार साल के बाद या सैकड़ों साल के बाद ये परिवर्तन आ जाता है और नया नया जीव जंतु धरती पर आ जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो जैव विकास का मूल कारण जो है वो कहलाता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। समझ गए? तो हमने जो बताया डार्विन के विसंगतियाँ क्या थी, लेमार्क के नियम को हम क्यों नहीं मानते हैं, ह्यूगो डी ब्रीज के सिद्धांत को क्यों माना जाता है, क्योंकि विज्ञान का ऐसा कहना है कि जब तक जीवों में विभिन्नता नहीं आएगी, जब तक जीवों में डिफरेंस नहीं आएगा, तब तक नई नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। और ये डिफरेंस आने का कारण जो होता है, मेन कारण, वो है उत्परिवर्तन। जीन में आए हुए अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये जीन में चेंज आता है और ये जीन में चेंज आने के बाद जब ये अगली पीढ़ी में जाता है तो वो जीन, बदला हुआ जीन से एक नया जीव का उत्पत्ति हो जाता है। इसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। तो डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क का सिद्धांत और ह्यूगो डी ब्रीज का सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांतों के बारे में हमको डिटेल समझ लेना है, किताब से पढ़ के समझ लेना है इस बात को। और इसके बाद जो चैप्टर आती है वो चैप्टर है कि जैव विकास। हम आज इसको भी डील कर देते हैं, फिर भी आप किताब पढ़ेंगे। आखिर क्या प्रमाण दिया जाएगा, आप कैसे प्रमाणित करेंगे, हाउ विल यू वेरीफाई इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, आप कैसे इस चीज़ को प्रमाणित करेंगे कि जैव विकास हुआ है। तो उसके संबंध में वैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रमाण दिए हैं और प्रमाण के बारे में हम एक एक करके आपको चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला प्रमाण है वर्गीकरण के प्रमाण। वर्गीकरण क्या है? क्लासिफिकेशन। जीव जंतुओं को समानता और विभिन्नता के आधार पर, समान गुणों के आधार पर और डिफरेंस गुण के आधार पर कुछ समूहों में, कुछ ग्रुप में बांटा गया है ताकि पढ़ने में सुविधा हो, आराम से सिस्टमेटिक पढ़ाई हो। उसी को हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो वर्गीकरण में आप शुरू से पढ़ते हैं कि एक सेल वाले जीव, उससे बहुत सेल वाले जीव जन्म लिए। प्रोटोजोआ एक सेल वाला है, अब पोरीफेरा बहुत सेल वाले जंतु है। फिर
बहुत सेल वाले जंतु से उत्तक वाले जंतु जन्म लिए हैं, जिनमें टिश्यू बन गया बाद में चल के। प्लांट के साथ भी ये केस है और जानवरों के साथ भी ये केस है। प्लांट की बात करें तो प्लांट में पहले अलगी जैसा पौधा जन्म लिया पानी में, जलीय एक्वेटिक प्लांट है। अलगी, शैवाल बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में अलगी बोलते हैं, हिंदी में शैवाल बोलते हैं। ये पौधा है, प्लांट है, जल में जन्म लिया पहली बार। और इस पौधे में कोई भी प्लांट के पार्ट नहीं थे, न जड़ था, न तना था, न पत्ता है, न फूल है, न फल है, कुछ नहीं है। लेकिन आज के जो पौधे हैं आप देख लीजिए, बड़े बड़े विशाल विशाल वृक्ष हैं, उसमें फल भी होता है, फूल भी होता है। तो पहले का जो पौधा था सिंपल था, अलगी था, जिसको हम लोग थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा आया है, ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा आया, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म जन्म लिए, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म जन्म लिए। हिंदी में बोलते हैं इसको अलगी, अलगी शैवाल, शैवाल से आए ब्रायोफाइटा के लीवर बर्ड फर्न आया, ये सब पौधे आए। उसी तरीक़ा से जीव जंतु में भी बहुत हद तक हड्डी वाले जानवर नहीं थे, बिना हड्डी वाले जानवर थे। बिना हड्डी वाले जानवर माने उत्तक वाला जानवर आया, उत्तक वाले जानवर से अंग वाले जानवर जन्म लिए, जिनमें तरह तरह के अंग बने, आँख, नाक, कान, मुंह, जीभ, फेफड़ा, दिल, लीवर, एस्टोमैक, इंटेस्टाइन, ये सब वाले अंग वाले जन्म लिए। फिर सिस्टम वाले जीव जंतु आए। तो ये जो आप एक सेल वाले जंतु से ये सिस्टम वाले जो जंतु धीरे धीरे पृथ्वी पर आए हैं, करोड़ों वर्षों के बाद आए हैं, इसी को हम लोग जैव विकास कहते हैं। तो वर्गीकरण से ये प्रमाण मिलता है कि जैसे जैसे जीव जंतुओं का विकास हुआ, जैसे जैसे जीव जंतु धरती पर आते गए, वैसे वैसे ही उनका क्लासिफिकेशन होता गया, वैसे वैसे ही उनको ग्रुप में बांटा गया। यही कहलाता है वर्गीकरण से प्रमाण। वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वर्गीकरण भी रिलेटेड है इसी तरीक़ा से, जैव विकास के ही मूल सिद्धांत पे आधारित है कि पहले प्रोटोजोआ जन्म लिया है, उसके बाद पोरीफेरा जन्म लिया है, उसके बाद सिलेंट्रेटा संघ के जंतु आए हैं। तो इस तरीक़ा से क्रम विकास हुआ है, धीरे धीरे जीव जंतु का विकास हुआ है। यही कहलाता है वर्गीकरण से प्राप्त प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण है समजात अंग। देखिए, मनुष्य है, घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है ना, ये सब जानवर जो हमारे आसपास, गाय है, भैंस है, इस सब के ऐसे अंग जिनकी बनावट एक जैसी है लेकिन कार्य अलग अलग हैं, ऐसे अंगों को कहा जाता है समजात अंग। ये अंग भी प्रमाण देता है कि हम सभी जीव जंतु एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, बनावट के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में। उदाहरण के लिए मनुष्य को हम आदि काल में चौपाया जानवर मान सकते हैं। आदि काल माने प्राचीन काल में। मनुष्य के भी पाद, पाद माने हाथ पांव होता है, पाद मतलब हाथ पांव। तो जैसे आज जानवर चौपाया होता है, 4 पैरों से चलता है, लेकिन मनुष्य तो 2 पैर से चलता है। उसके ये 2 पैर हो गए और ये 2 हाथ हो गया, ये सब पाद। इसको कहते हैं अग्रपाद और इसको कहते हैं पश्चपाद। तो मनुष्य अपने अगले पैर से यानी हाथ से वो चलता नहीं। आप अपने हाथ से तो नहीं चलते हैं। हाँ, छोटा बच्चा जब विकास कर रहा होता है तब वो ऐसे ऐसे करके चलता है, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना सीखता है। तो छोटा बच्चा तो 4 पैर से चलता है, अपने हाथ को भी वो पैर की तरह इस्तेमाल करके लुढ़कता है, आगे की ओर बढ़ता है ना। तो जिस तरह से शिशु में ही आप गुण देखते हैं, उसी तरह से मनुष्य के भी जो पूर्वज थे वो 4 पैर वाले थे। 4 पैर वाले पूर्वज में जब विकास हुआ, जब उनमें कुछ विभिन्नताएं आने लगी, तो उन्होंने अपने अगले पैर का इस्तेमाल बंद कर दिया चलने में और पिछले ही 2 पैर से वो चलना प्रारंभ किए।
तो इस तरह की, और जब उनके हड्डी की बनावट आप देखेंगे, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, ये सब जानवर का जो अगला पैर है, अग्रपाद, ये जो हमारा हाथ है, उसके हड्डी यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डी है। तो ये बनावट सब जीव जंतु का एक जैसा है, अलग अलग नहीं है। मतलब घोड़े का अगला पैर देखेंगे तो उसमें भी वही हड्डी है जो मनुष्य में है। कुत्ते का अगला पैर देखेंगे तो उसमें भी वही हड्डी है जो मनुष्य के हाथ में है। तो इस तरह से जो ये बनावट एक जैसा है, मगर कार्य क्या है, अलग अलग है। मनुष्य का अगला पैर हाथ हो गया है, हाथ हो गया, हैंड हो गया, अब वो चलने का काम नहीं करता है, लेकिन घोड़ा अभी भी अगला पैर से चलता है, कुत्ते भी अगला पैर को चलने में इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे अंग जिनकी बनावट एक जैसी हो और कार्य अलग अलग हो, ऐसे अंग को कहा जाता है समजात अंग। और समजात अंग भी विकास का प्रमाण देता है। दूसरा है समवृंत अंग, जस्ट अपोजिट है, समजात अंग का ठीक उल्टा है। वहाँ हमने बताया कि बनावट एक जैसी है, कार्य अलग अलग हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि बनावट और कार्य एक जैसे हैं लेकिन बनावट अलग अलग है। कार्य एक जैसे हैं लेकिन बनावट अलग अलग है। अब हम आपको बताते हैं, पक्षी भी उड़ता है, कीड़े मकोड़े भी उड़ते हैं, तितली भी उड़ती है, सब पंख है, सबको पंख है, सब उड़ता है, लेकिन यहाँ अंतर है। अंतर क्या है? पक्षी के पंख में अग्रपाद की हड्डियाँ मौजूद है। पक्षी के पंख में अग्रपाद की हड्डियाँ मौजूद है, लेकिन तितली और कीड़े मकोड़े के पंख में कोई हड्डी नहीं है। उड़ने का काम दोनों करता है, लेकिन दोनों की बनावट में अंतर है। उड़ता तो है दोनों, सब उड़ते हैं, लेकिन सबके बनावट में अंतर है। पक्षी के पास पंख है, पंख में हड्डियां हैं, अग्रपाद की हड्डियां हैं, लेकिन तितली में, भौरा में या अन्य कीड़े मकोड़ों में वो हड्डी है ही नहीं। पंख है, पंख में कोई हड्डी नहीं है, वो तो पंख काइटिन का बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट है एक तरह से। तो ऐसे अंग जिनकी बनावट अलग अलग हो और कार्य एक जैसे हों, उसको हम लोग असमजात अंग कहते हैं। ये भी हमें प्रमाण देता है कि जैव विकास हुआ है। तो ये 2 बात हो गए। तीसरा है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, यहाँ अवशेषी अंग क्या है? देखिए, जीव जंतुओं को जरा बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अवशेषी अंग क्या क्या होते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य में 100 अवशेषी अंग हैं। एक ऐसा अंग, अवशेषी अंग एक ऐसा अंग है जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे, लेकिन हम में कार्यरत नहीं है। माने ये अंग हमारे पूर्वजों में काम करते थे, लेकिन हम में ये अंग काम नहीं करते हैं। ऐसे अंग हमारे बेकार अंग कहलाते हैं। आपने सुना होगा अपेंडिक्स, मनुष्य में अपेंडिक्स की बीमारी होती है। बड़ी आंत का एक उंगली जैसा निकला हुआ अंग होता है अपेंडिक्स। ये अवशेषी अंग है, ये बिल्कुल कोई काम का अंग नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वजों में अपेंडिक्स बड़े साइज का था, क्योंकि हमारे पूर्वज शाकाहारी जब थे तो शाकाहारी जंतुओं का भोजन सेलुलोज होता था। सेलुलोज को पचाने के लिए इसमें एक खास प्रकार के बैक्टीरिया पाया जाता था, सेलुलेज, ये बैक्टीरिया होता था। लेकिन अभी हमारा जो भोजन है वो तो तरह तरह का भोजन है। तो अब ये जो हमारा अपेंडिक्स है, अगर हमारे पूर्वजों में अपेंडिक्स एक बित्ता का था, बड़े आकार का था, सक्रिय था, काम करता था, लेकिन हम में अब ये एक उंगली जैसा हो गया है।
और अब ये कोई काम नहीं करता है क्योंकि हम सेलुलोज नहीं खाते हैं, हमारे लिए सेलुलोज का कोई महत्व नहीं है। तो अब ये धीरे धीरे अंग छोटे होते जा रहे हैं, निष्क्रिय होते जा रहे हैं। ऐसे ही अंगों को अवशेषी अंग बोला जाता है। अब हमारे शरीर पे बाल है तो बाल की हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है? बाल उन जानवरों के लिए ठीक है जो कपड़े नहीं पहनते हैं। गाय को बाल चाहिए, भैंस को बाल चाहिए, खरगोश को बाल चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो कपड़े नहीं ना हैं, ऊनी कपड़े, सूती कपड़े क्या वो ढक लेंगे। लेकिन हम लोग तो तरह तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो हम लोगों के शरीर में बाल की क्या उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं है। तो ऐसे कुछ ऐसे अंग, कान की पेशियाँ, ईयर मसल्स, देखिए कौन कौन सा अवशेषी अंग का कुछ उदाहरण बता रहे हैं कि अवशेषी अंग में एक तो अपेंडिक्स है, ये अवशेषी अंग है। जब कभी डॉक्टर लोग किसी का पेट चीरते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो वो अपने विवेक से अपेंडिक्स भी हटा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपेंडिक्स इसके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। अगर अपेंडिक्स रहेगा तो भविष्य में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द हो सकता है, दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। इसलिए चलो इसको काट के ही हटा दो कि ये प्रॉब्लम इसमें कभी फिर कायम न रहे, है ना। क्योंकि पेट आज खुला है तो जो भी हो सकता है ठीक कर दिया जाता है ना। तो कान पेशियाँ आप देखते हैं, बहुत सारे शाकाहारी जानवर हैं जो अपने कान को हिला डुला सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने कान को नहीं हिला डुला सकते। हमारे कान हिल डुल नहीं सकते हैं। हमारे में भी कान की पेशियाँ हैं, मसल्स हैं, लेकिन हमारे मसल्स अनुपयोगी हो गए, उनका कोई उपयोग नहीं। हाथी को कान है तो वो अपने मस्तिष्क को पंखा की तरह हिला के ठंडा रखता है ना। गाय भैंस को कान है तो उसके आँख पर या उसके ललाट पे अगर कोई कीड़ा मकोड़ा मक्खी बैठती है तो उससे वो क्या कर सकता है? हटा सकता है। वो अपने पूंछ से अपने शरीर पर के जानवरों को हटा सकता है। लेकिन हम लोगों को हाथ हो गया, हम लोग ऐसे हटा सकते हैं, तो हम में कान की पेशियों की कोई उपयोगिता नहीं है। तो कर्ण पेशियाँ ये भी अवशेषिक हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, आँख के पास इस कॉर्नर पे कभी एक उजला सा धब्बा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मेढक में आज भी है, क्योंकि मेढक कीचड़ में घुस सकता है और वो अपने निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को से अपने आँख को ढक सकता है और वो आर पार देख सकता है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन उनके लिए तो काम के हैं, लेकिन हमारे लिए कोई काम के नहीं है। तो अब ये वो कोना में ये दिखाई देता है। तो ये सब जो अवशेषी अंग है ये भी प्रमाण देता है कि हम जो जीव जंतु हैं, हम जो मनुष्य हैं, वो किसी न किसी रूप से पहले वाले जीव जंतु से रिलेटेड हैं, उनसे ही हम संबंधित हैं। कुछ न कुछ गुणों में उन्हीं को कहा जाता है अवशेषी अंग। अब है भ्रूणिकी से प्राप्त प्रमाण। भ्रूणिकी क्या है? भ्रूण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं। जाइगोट, पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से भ्रूण बनता है और भ्रूण से जीव के अंग टिश्यू बनते हैं और फिर जीव के अंग बनते हैं। इस तरह से भ्रूणिकी जो है, भ्रूण जो है, वो डेवलपमेंटल स्टेज है। जब वो मल्टी सेलुलर स्टेज में आ जाता है, बहुकोश की अवस्था में आ जाता है, कोई अजन्मा जीव पेट में, गर्भ में अंडे के रूप में है, तो उस समय जो उसके विकास क्रम में एक अवस्था आती है भ्रूण, तो उस भ्रूण या एम्ब्रियो का 3-4 जानवरों का अध्ययन किया गया। अर्नेस्ट हैकेल एक वैज्ञानिक थे, भ्रूण विज्ञान के जानकार थे। उन्होंने जब बिल्ली का, कबूतर का, मनुष्य का और मछली का, 4 जानवर बताया हमने, कबूतर, मनुष्य, मछली और बिल्ली। देखिए ये सब जानवर अलग अलग वातावरण में रहते हैं और जब उनका भ्रूण का जांच किया गया, जब उनके डेवलपमेंट स्टेज का पता लगाया गया, तो पाया गया कि इन चारों जानवरों में कोलूम, गिल है, गर्भावस्था में है गिल, और बाद में डीजेनरेट कर जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि
जब जीव जंतु अपने जीवन काल में गर्भावस्था में मदर के अंदर वो होते हैं या अंडे रूप में होते हैं तो उनमें गिल बनते हैं और गिल नष्ट हो जाते हैं। कुछ दिन तक रहता है, बाद में समाप्त हो जाता है ना। इस पर एक बहुत अच्छा नियम दिया गया था, जात्यावृत्ति का नियम। जात्यावृत्ति का नियम या रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये सब याद रखना है। जात्यावृत्ति का नियम या रिकैपिचुलेशन थ्योरी, इसका संबंध किससे है तो भ्रूण विज्ञान से है। इससे है ये भ्रूण विज्ञान से निकला नियम, जात्यावृत्ति का नियम, जात्यावृत्ति का नियम, और या इसको कहा जाता है रिकैपिचुलेशन थ्योरी। ये सब आपको याद रखना है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी बोला जाता है, इसको जात्यावृत्ति का नियम कहा जाता है। सिद्धांत समझे क्या है ये सिद्धांत? सुनिए, अब इसको सुनिए। हम कहते हैं कि हम तो जलीय प्राणी नहीं हैं, हम तो जल में नहीं रहते हैं, हमारे अंदर कुलोम काहे बना, क्यों बना? कुलोम की हमें क्या ज़रूरत थी? जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारे लिए कुलोम की क्या उपयोगिता थी? कोई उपयोगिता नहीं थी। बिल्ली को क्या उपयोगिता है कुलोम का? लेकिन मछली को तो ज़रूरी है कुलोम, क्योंकि मछली श्वसन क्रिया करता है कुलोम से, गिल से। उसके गलफर में गिल होता है, उसी से वो ऑक्सीजन लेता है ना, और श्वसन की क्रिया करता है। तो मछली के गिल रह गए हमेशा के लिए, लेकिन हमारे गिल कुछ समय के लिए बने और उसके बाद नष्ट हो गए। वो पेट में ही हो गया, ख़त्म, समाप्त हो गया। हम तो जन्म लिए तो हवा से ऑक्सीजन लेने लगे, फेफड़ा से हम श्वसन की क्रिया करने लगे, फिर भी हमारे अंदर गिल कुछ दिन के लिए रहा गर्भावस्था काल में। तो इसी को हम लोग जात्यावृत्ति का नियम कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण देता है कि हमारे पूर्वज कभी जलीय थे। जलीय जंतु से ही स्थलीय जंतु हुए हैं, यानी जल वाले जंतु से ही ज़मीन पर वाले जंतु आए हैं। जल वाले जंतु को श्वसन की क्रिया के लिए गिल की ज़रूरत है, और ज़मीन वाले जंतु को श्वसन की क्रिया के लिए फेफड़े की ज़रूरत है। तो ये जो अंतर आ गया, जल से ज़मीन पर के जंतु में जो ये परिवर्तन आया, इसी को हम लोग कहते हैं जात्यावृत्ति का नियम। ये नियम बताता है कि हम सभी जीव जंतु अपने विकास काल में मदर के बुम्ब के अंदर जब होते हैं तो अपने विकास काल में हम उन सभी अवस्थाओं से गुजरते हैं जिस अवस्था में हमारे पूर्वज गुजरे थे। इसी को हम लोग जात्यावृत्ति का नियम या रिकैपिचुलेशन मत कहते हैं। और इस नियम को देने वाले वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकेल। उनका नाम था अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल नाम था। इन्होंने बताया कि सभी जीव जंतु के परिवर्धन काल में, परिवर्धन काल का मतलब विकास के काल में, उनकी उत्पत्ति से उनके विकास के काल में, उनमें गिल है, कुलोम छिद्र है, ये सब ऐसे अंग बन रहे हैं जो केवल जलीय जीव जंतु में बनते हैं, उनमें हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो ऐसे सभी जीवों में ये सब चीज़ बनता है, लेकिन जो जल वाले जंतु हैं उनमें वो अंग रह जाते हैं, और जो ज़मीन पर वाले जंतु हैं उनमें वो अंग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई उपयोगिता नहीं रहती है। इसी को हम लोग कहते हैं भ्रौणिकी से प्राप्त प्रमाण। समझ में आ गया होगा। अगला है शरीर क्रिया विज्ञान से प्राप्त प्रमाण। शरीर क्रिया विज्ञान क्या है कि सभी जीव जंतु एनर्जी प्राप्त करने के लिए भोजन लेते हैं, पोषण करते हैं, उनमें उपापचय होता है, उनमें तरह तरह के हार्मोन होते हैं। इन हार्मोनों से उनके शरीर का प्रक्रम सब जो है, सिस्टम सब जो है, प्रोसेस सब जो है, वो सब प्रोसेस चलता रहता है ना। तो सभी जीवों में एक जैसे हैं प्रमाण। उदाहरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है और वो हार्मोन बनाता है थायरॉक्सिन। उस हार्मोन में होता है आयोडीन, और ये हार्मोन कायांतरण के लिए, कायांतरण मतलब टैडपोल से मेढक बन जाना, कायांतरण है। कायांतरण कहते हैं शरीर का, बॉडी का
रूपांतरण, उनका रूप बदल जाना। इसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जीव जंतु पहले अंडा देते हैं, अंडा से लार्वा निकलता है, लार्वा से प्यूपा निकलता है, प्यूपा से एडल्ट बनते हैं। तो ये 4 स्टेज जो हुआ उनके विकास का, उसको परिवर्धन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? परिवर्धन। तो टैडपोल मेढक के बच्चे को कहा जाता है, जो लार्वा स्टेज होता है उनका। लार्वा स्टेज में उनकी पूंछ बड़ी होती है और उसको देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये मेढक का बच्चा होगा। लेकिन कुछ समय के बाद लार्वा से पूंछ गायब हो जाता है और मेढक अपने असल रूप में आ जाता है। तो ये जो लार्वा से जो मेढक का असल रूप जन्म लिया, इसी को हम लोग कायांतरण कहते हैं। और इस कायांतरण में थायरॉक्सिन हार्मोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर किसी जानवर में ये थायरॉक्सिन या मेढक के बच्चे में ये थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो लार्वा ही रह जाएगा, वो कभी एडल्ट में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर उस टैडपोल को हम किसी दूसरे जंतु का थायरॉक्सिन इंजेक्ट कर देंगे तो उसमें फिर से कायांतरण होने लगेगा, वो फिर से अपना रूप बदल लेगा। तो ये जो शरीर क्रिया विज्ञान में जो हमने जो बोला कि हम दूसरों जानवर के थायरॉक्सिन उसको दे देंगे तो उसमें कायांतरण हो जाएगा, उसका विकास होने लगेगा। तो ये सब जो प्रमाण मिलता है कि सभी जीव जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनमें उपापचय एक जैसे होते हैं, उनमें कायांतरण एक जैसा होता है, तो ये प्रमाण भी देता है कि हम सभी जीव एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। ये सब प्रमाण है। उसके बाद एक आया है योजक करी। ये पर क्वेश्चन आता है परीक्षा में। योजक करी में आपको 3 उदाहरण हम बता रहे हैं। इन तीनों उदाहरण को आप ध्यान से सुनिए और हो सके तो इसको रट लीजिए, याद कर जाइए, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हम आपको बताते हैं, बहुत तरह के योजक करी का उदाहरण देंगे आपको। योजक करी क्या है उस पर आपको बात कर रहे हैं। आर्कियोप्टेरिक्स एक जानवर था पहले, अभी नहीं है। उसके जीवाश्म हम लोग बोलते हैं। देखिए, जीवाश्म से भी प्रमाण मिलता है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म, इसको हम लोग कहते हैं फॉसिल। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फॉसिल। अब आपको बताते हैं जीवाश्म क्या होता है। पहले आप जीवाश्म को समझिए, उसके बाद आप योजक करी को समझेंगे। जीवाश्म क्या है कि प्राचीन काल के जीव जंतु जो आज से करोड़ों बरस या लाखों बरस पहले थे, तो अगर वो मर गए, ज़मीन में दब गए, चट्टानों में दब गए, तो आज भी उनके चिन्ह या उनके कंकाल या हड्डियों का ढांचा, हम डायनासोर को कैसे जानते हैं? है तो नहीं दुनिया में डायनासोर, तो डायनासोर का फॉसिल है, डायनासोर का जीवाश्म मिला है। पृथ्वी की खुदाई में ऐसे ऐसे जानवर के हड्डी फट्टी मिले हैं, लंबे लंबे, जिनको देख के वैज्ञानिक अनुमान लगाए हैं कि ये जीव जंतु कभी पृथ्वी पर था, आज नहीं है। तो जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, जो उनके शरीर के कुछ बचे खुचे अंग होते हैं, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, जो मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं, ऐसे चीज़ों को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म से भी बहुत प्रमाण मिला है कि जीव जंतुओं का विकास हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है पैलिएंटोलॉजी, इसको बोला जाता है पैलिएंटोलॉजी। तो आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी के जैसा जानवर था और उस जानवर में दो तरह के जानवरों के गुण थे। अब कौन कौन सा गुण था उसकी बात हम आपको करते हैं। जानवरों के जो गुण थे उसमें कि उसकी पूंछ लंबी थी और उड़ने के लिए पंख थे। पूंछ लंबी थी, उड़ने के लिए पंख थे।
लंबी पूंछ वाले जानवर सरीसृप कहलाते हैं, अंग्रेजी में उनको रेप्टाइल बोला जाता है, और पंख वाले जानवर पक्षी कहलाते हैं। तो जब ये सब चीज़ मिला दुनिया में, तो इसके आधार पर ये कल्पना किया गया, ये बात मान ली गई कि सरीसृप प्राणी से ही पक्षी वर्ग का उदय हुआ है। यानी सरीसृप प्राणी ही लंबी पूंछ वाले जानवर से ही भविष्य में चल के बाद में चलकर पक्षी लोग जन्म लिए। आज भी पक्षी के पूंछ होते हैं, पंख में लगे होते हैं। तो ये तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये योजक करी माना जाएगा सरीसृप प्राणी का और पक्षी वर्ग के बीच का योजक करी माना जाएगा। जैसे वायरस है उसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वायरस योजक करी है, विषाणु योजक करी है सजीव और निर्जीव के बीच का, है ना, ये योजक करी है। उसी तरह आपकी किताब में 2-3 उदाहरण दिया है, इस उदाहरण से आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक जानवर का नाम इसमें दिया है प्रोटोपटेरस, पेरीपेटस, प्रोटोपटेरस और पेरीपेटस और एकिडना, प्रोटोपटेरस, पेरीपेटस, आर्कियोप्टेरिक्स, इन तीनों के बारे में आप जान लीजिए कि प्रोटोपटेरस जो जानवर था, ये प्रोटोपटेरस एक तरह का मछली है, लेकिन उसमें फेफड़ा है, फुसफुस मत्स्य है, यानी ये ज़मीन पर भी रह सकता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि मछलियों से ही उभयचर का जन्म हुआ है। उभयचर माने जल और ज़मीन दोनों पर रहने वाले। तो प्रोटोपटेरस जो है जानवर, ये प्रोटोपटेरस कनेक्टिंग लिंक है, ये बताता है कि मछली से, मत्स्य वर्ग से उभयचर प्राणियों का उदय हुआ है, यानी ज़मीन पर भी आ गए हैं जानवर उसके बाद। दूसरा उदाहरण दिया है पेरीपेटस। पेरीपेटस जो जंतु है, ये जंतु में एनेलिडा और अर्थोपोडा दोनों के गुण हैं। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि एनेलिडा से ही अर्थोपोडा का विकास हुआ है। और एकिडना एक जंतु है, ये भी योजकरी है, स्तनधारी है और इसके शरीर में स्तनियों की तरह बाल पाए जाते हैं तथा अपने शिशुओं को दूधपान कराता है। यह सरीसृप से मिलता जुलता है, रेप्टाइल से, क्योंकि पूंछ इसकी जो होती है तो ये पूंछ छोटी सी है, तो इससे ये प्रमाणित हुआ कि रेप्टाइल से ही स्तनधारी वर्ग निकले हैं। तो प्रोटोपटेरस, पेरीपेटस, एकिडना, आर्कियोप्टेरिक्स, है ना, ये सब किसके किसके बीच का योजक करी है, इस पर आपको एक नोट बना लेना चाहिए, एक एक लाइन में लिख लेना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। आगे एक क्लास और चलेगा इस पर, उस पर और जो आपके छोटे बड़े चीज़ हैं वो हम बता देंगे, और उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन बनाते रहिएगा। अब आगे भी हमको कुछ और बताना है। ये सब तो बात आज का हो गया जय विकास के बारे में, ठीक है। अब अगले दिन फिर और एक क्लास और चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब क्लास 10th के बच्चों का क्लास